अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। Today we are going to discuss the topic which is binomial nomenclature. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं binomial nomenclature, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिव्यू कराऊंगी पिछले लेक्चर का। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने देखा था स्टेटस ऑफ वायरसेस, और हमने पढ़ा कि स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या है, मतलब क्या हम वायरसेस को प्लेस कर सकते हैं किसी किंगडम में? तो नहीं, हम वायरसेस को प्लेस नहीं कर सकते किसी किंगडम में, क्योंकि वायरसेस आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या वायरसेस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। हमने देखा कि वायरसेस ए सेलुलर इन नेचर होते हैं, मतलब ये किसी सेल से नहीं बने होते, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये मुश्तमिल होते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए पर, और साथ ही साथ इनका न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए कोट होता है प्रोटीन कोटिंग से। या हम यूँ कह सकते हैं कि इनका डीएनए और आरएनए इनक्लोज होता है या बंद होता है एक प्रोटीन कोटिंग में। मतलब इनमें किसी किस्म का कोई सेल स्ट्रक्चर या सब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और कब ये रिप्रोड्यूस करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये एंटर हो जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और ये डीएनए और आरएनए रखते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अगर वायरसेस आउट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और हम उनको एग्जामिन करें तो वो क्रिस्टलाइन नज़र आते हैं, जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स हों। इसलिए हम वायरसेस को कोई भी किंगडम अलॉट नहीं करते। साथ ही साथ हमने ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में भी स्टडी किया, और वो कौन से? वो थे प्रायोन्स और वायरियोट्स। आज हम देखने जा रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी ऐसा सिस्टम जो कि यूज़ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? हम डिफ़ाइन करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसा सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम्स रखने के लिए इस्तेमाल हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस कराया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस कराया कैरोलस लिनियस ने, ऐसा साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत काम किया, और साथ ही साथ वो मुश्किल जो कि सब के सब साइंटिस्ट को फेस करना पड़ती थी नेमिंग के हवाले से, वो भी सॉर्ट आउट की, और ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया जिसके तहत हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम से पुकार सकते हैं, और वो होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। हम देखते हैं आखिर साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी इंसान की हम बात करें और एक इंसान के बहुत सारे नेम्स रखे गए हों, मतलब कोई उसका रिलेटिव, यानी अगर हम उसकी मदर की बात करें तो वो उस बच्चे को एक नाम से पुकारे, फादर किसी और नेम से पुकारे, उसके बहन भाई किसी नए नाम से पुकारें, और बाकी रिलेटिव्स किसी और नाम से पुकारें, तो फिर उस बच्चे के आसपास रहने वाले लोगों को उस बच्चे के बारे में बात करते हुए मुश्किल पेश आएगी, यानी उसको आवाज़ देते हुए या फिर उसके बारे में जब बात होगी तो किसी को
ये समझ नहीं आएगी कि उसका असल नाम क्या है या फिर किसके बारे में बात की जा रही है, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इसी तरह अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अनियन की। अनियन के नाम बहुत सारे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ की सिटीज़ में और उन सिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में। तो हम देखते हैं कि अनियन को इंग्लिश में तो हम अनियन कहते हैं, मगर अगर हम बाकी लैंग्वेजेस में देखें तो किसी में यानी उर्दू में हम उसको प्याज कहते हैं। इसी तरह बाकी एरियाज़ में कहीं पे गंडा, बसल, बसल के नाम से भी अनियन जाना जाता है। लेकिन अगर हम अनियन पे रिसर्च करना चाहेंगे तो हर मुल्क से आए हुए साइंटिस्ट अनियन को अलग अलग नाम से पुकारेंगे और इस तरह हो जाएगी कन्फ्यूजन क्रिएट, जिसकी वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक सलूशन दिया गया कि क्यों ना हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम रखा जाए। और कैरलस लीनियस ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसके तहत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हम उस ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम रख सकते हैं और वो स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम हर कंट्री में वैलिड होगा। मतलब जब हम उस साइंटिफिक नेम को लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये साइंटिफिक नेम किस ऑर्गेनिज्म के लिए, किस प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। अब जो भी साइंटिस्ट अनियन का नाम लेगा तो वो लेगा एलियम सीपा। कोई भी उसे प्याज, अनियन या बसल से नहीं पुकारेगा ताकि मज़ीद कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इस तरह हम देखते हैं कि कैरलस लीनियस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसके तहत बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया गया और आज भी यही सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम शुरू में तो साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके फ़ायदे और इसकी आसानियाँ देखते हुए बाकी साइंटिस्ट ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ, ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देना ही उनके हर मसले का सलूशन है जो कि नेमिंग से रिलेटेड था। इस तरह हम देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वजूद में आया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेमिंग और नोमेनक्लेचर मीन्स कि ऐसा सिस्टम जो कि यूज़ हो रहा है साइंटिफिक नेम्स देने के लिए। यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे रहा है और साइंटिफिक नेम के दो हिस्से हैं। हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक नेम के वो कौन से दो हिस्से होते हैं और हम किसी भी साइंटिफिक नेम को जब लिखने लगेंगे तो अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे उन रूल्स के तहत जो कि हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर बताता है। हम देखते हैं अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि एक उसका जीनस और एक उसका स्पीशीज नेम। मतलब हम ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एलियम सीपा की, यानी कि अनियन की। अनियन का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो हम ये देखते हैं कि इसके नाम में भी दो पार्ट्स शामिल हैं। मतलब इसका नाम भी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एलियम यानी कि अनियन का जीनस और सीपा
जो कि दिखा रहा है हमें उसकी स्पीशीज़। मतलब एक साइंटिफिक नेम में दो हिस्से होते हैं, जैसा कि उसका जेनरिक नेम और उसका स्पीशीज़ नेम। तो हम देखते हैं कि इन नामों को रखने का क्या तरीका है, या अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना है तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करते हुए उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, यानी पहले रूल के बारे में हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो हम हैंड रिटन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अपने हाथ से लिख रहे हों, और दूसरा ये कि हम टाइप कर रहे हों उसका नाम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। तो उन दोनों को लिखने के दो अलग तरीके होंगे। अगर हम हैंड रिटन कोई भी साइंटिफिक नेम लिखने जा रहे हैं तो हम हमेशा साइंटिफिक नेम को करेंगे अंडरलाइन, और अगर हम इसको टाइप करने जा रहे हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे तो हम हमेशा उसको इटैलिसाइज करेंगे। यानी कि हमें पता है कि कभी भी हम हैंड रिटन लिखें तो हम उसको सीधा लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन अगर हम उसको कंप्यूटर में लिख रहे हैं या कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिसाइज करेंगे, यानी थोड़ा सा टेढ़ा लिखेंगे। हमें पता है कि इटैलिक्स राइटिंग कैसी होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नहीं पता कि इटैलिसाइज किस तरह किया जाता है या फिर इटैलिक राइटिंग कैसी होती है, तो एक दफ़ा आप लोग खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें और उसमें देखें कि ऊपर इटैलिसाइज राइटिंग भी दी गई होगी, जिसके अंदर जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो राइटिंग होगी या आपने जो वर्ड लिखा होगा पहले वो सीधा होगा, लेकिन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इटैलिसाइज करने से साइंटिफिक नेम सीधा था पहले, अब वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो जब भी आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप हैंड रिटन यानी हाथ से लिखेंगे नाम, तो आप उसको सीधा लिखेंगे, इटैलिसाइज नहीं करेंगे, और साथ साथ उसको अंडरलाइन करेंगे। और जब भी आप कंप्यूटर में लिखेंगे या फिर कंप्यूटर में टाइप करेंगे नाम, तो आप उसको इटैलिसाइज कर देंगे। तो ये पहला रूल है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का। अब आप कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नेम को, ये हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का? तो वो ये है कि आपने जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है तो आपको पता है कि उसके होते हैं 2 पार्ट्स, एक उसका जीनस और एक उसके स्पीशीज़ का नाम। अब हम देखते हैं कि जब भी आप उसका पहला पार्ट यानी कि जीनस नेम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि जीनस नेम हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल अल्फ़ाबेट से। यानी जैसे हमने पढ़ा अनियन का नेम जो कि क्या था, थोड़ा सा हैंड पे जोर डालें, अभी मैंने आपको बताया था, तो वो था एलियम सीपा। एलियम का ए हमेशा आप लिखेंगे कैपिटल, यानी उसको कैपिटलाइज करेंगे, और सीपा यानी स्पीशीज नेम जो कि सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे, उसको आप कैसे लिखेंगे? सी को आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं लिख सकते। आप हमेशा सीपा यानी जो अनियन की स्पीशी है उसको हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम ये देखते हैं कि जब हम एलियम सीपा लिखेंगे तो एलियम का ए कैपिटल यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, और सीपा का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है यानी कि सी, ये हमेशा स्मॉल लिखेंगे। अगर गलती से भी आपने सीपा का सी कैपिटल लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका साइंटिफिक नेम जो आपने दिया है वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है और वो आपका गलत तस्वुर किया जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखें तो हमेशा वही रूल्स फॉलो करें जो आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे
तो फिर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं होगा और वो आपका गलत ही तस्वुर किया जाएगा। इसलिए हमेशा इन रूल्स को फॉलो करें। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड रूल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का थर्ड रूल क्या कहता है? यह हमें कहता है कि जैसे आप एक ही साइंटिफिक नेम बार बार लिख रहे हैं, यानी आप एक कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं अपने थीसिस का या किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंटिफिक नेम के तहत, तो हम उस ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को पूरा बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आपके पास सेम जीनस है, लेकिन आप उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें सेम जीनस है और उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ आपने लिखनी है, तो आप बार बार उस जीनस को पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। इसके बजाय आप क्या करेंगे कि आप एक ही बार उस जीनस के एब्रिविएशन लिखेंगे। और एब्रिविएशन किस तरह लिखेंगे कि आप उस जीनस के नाम का इनिशियल यूज़ करेंगे, यानी पहला अल्फ़ाबेट चूज़ करेंगे और फिर लगाएंगे डॉट और उसके बाद आप स्पीशीज़ लिखेंगे। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक जीनस है ब्रासिका और उसकी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बात करनी है। अब उस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि आप बार बार जो है वो ब्रासिका मेंशन नहीं करेंगे कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका नाइगर, बल्कि आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और उसके बाद फिर जब आपने उसको दूसरी बार लिखना होगा, यानी उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बात करनी होगी, तो आप उसके जीनस को क्या करेंगे, उसका इनिशियल लेंगे, यानी उसका बी जो कैपिटल है वो लिखेंगे और लिखेंगे डॉट और उसके बाद उसकी स्पीशीज़ जो होगी डिफरेंट टाइप की वो आगे मेंशन कर देंगे। इसी तरह अगर हमने सेम जीनस की डिफरेंट स्पीशीज़ की लिस्ट बनानी है तो आप जीनस का नाम पूरा पूरा बार बार लिस्ट में नहीं मेंशन करेंगे, बल्कि उस जीनस का जो इनिशियल है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में मेंशन करेंगे, साथ आप लगाएंगे एक डॉट और फिर उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ आप लिखेंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका तो बहुत ही आसान है। अगर आपने कोई भी साइंटिफिक नेम रिपीट करना है सेम जीनस का और उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बात करनी है, तो आप उस पैराग्राफ में या उस लिस्ट में बार बार जो है वो पूरा पूरा नाम नहीं मेंशन करेंगे। आप उसको जिस तरह मैंने आपको रूल बताया है उस अंदाज में आप इसको लिख लेंगे। हम ये देखते हैं कि हम किस बेस पर कोई भी साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं उस साइंटिस्ट के नाम पर भी जिसने उस ऑर्गेनिज्म पर काम किया हो, रिसर्च की हो, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हो या फिर उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख रहा हो। तो हम उस साइंटिस्ट के नाम पर भी, यानी उसको ऑनर देने के लिए, यानी उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के नाम को उस साइंटिस्ट पर भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है ऑर्चिड ट्री की, जिसको हम क्या कहते हैं, बोहीनिया वेरीगेटा। अब हम ये देखते हैं ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये किस साइंटिस्ट की बेस पर है। तो हम देखते हैं कि बोहीनिया वेरीगेटा पर किसने रिसर्च की और किसने इसका साइंटिफिक नेम रखा। तो हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट था बोहिन, जिसके नाम पर इस प्लांट का या इस ट्री का नाम रखा गया बोहीनिया वेरीगेटा। हम ये देखते हैं कि ये ऑर्चिड ट्री बहुत ज़्यादा कॉमन है साउथ ईस्ट एशिया में। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम देखते हैं कि इसमें से आपसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, जो कि क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक छोटा सा आपसे क्विज लेते हैं और देखते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। तो हम ये देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, वो है
डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हु इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? हमें पता है कि कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आज साइंटिफिक नेम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमने देने हैं तो उसके लिए कौन सा सिस्टम जाना जाता है या कौन सा सिस्टम मशहूर है, तो हम ये देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही वो सिस्टम है जो कि आज भी एक्सेप्टेड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए। इसी तरह आपसे शॉर्ट में या लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूल्स क्या हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स देने के। तो वो रूल्स कौन से हैं? वो रूल्स हैं कि आपने हमेशा जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखना होगा तो उसके लिए वो 3 रूल्स फॉलो करने हैं जो कि मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में समझाए। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने पढ़ा कि ये वो सिस्टम है जो कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने के लिए इस्तेमाल होता है और ये इंट्रोड्यूस कराया था कैरोलस लीनियस ने। हमने कैरोलस लीनियस के बारे में पहले भी पढ़ा कि ये ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत काम किया। इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया और साथ साथ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि हम ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, साइंटिफिक नेम्स दे सकते हैं। आज भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्सेप्टेड है और हम साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिजम्स को देते हैं इसी सिस्टम के तहत। और साथ साथ आज हमने डिस्कस किए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स कि किन रूल्स की बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दे सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।